So, welcome to Physics Within You, and we are now here with the new series on projectile motion. पर उसको करने से पहले हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास दो हमने पार्ट रखे हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और एक रखा है हमने वर्टिकल फॉल का केस। ये दोनों केस ऑल्दो प्रोजेक्टाइल नहीं, हम क्लैरिफाई कर दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्टिकल फॉल दोनों ही केस प्रोजेक्टाइल मोशन के नहीं, बट को समझने में दोनों बहुत हेल्प करते हैं। तो वन डे मोशन में इनका यूज हो सकता है, वर्टिकल फॉल वन डे केस होता है, उसमें हम इसका यूज करेंगे। तो पहले हम इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये रियल लाइफ से कैसे कंसर्न्ड है, कैसे लिंक्ड है। तो ये छोटा सा सिनेरियो मैंने बताया आपको कि एक हाइट पे आपने कुछ रखा है बालकोनी में अपने, और नीचे से कोई जा रहा है, उसके सिर पे ये गिर गया। गिरने के बाद क्या होगा? चक्कर आया, गिर गया, और गिर गया, पूरा ही गिर गया। अब जब ये गिर गया, क्यों गिरा? तो किसी चोट लगी। आम भाषा में हम यही बातें कहते हैं, चोट लगी। बेसिकली होता क्या है इसमें, जब ये ऊपर था तो कुछ हुआ होगा वहां पे। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉडी को रखने में लगी होती है, जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ आते आते वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो एक काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं रूप उसका। और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से दूसरी बॉडी में ये एनर्जी ट्रांसफर होता है। अभी इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है और इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव ना तो इलास्टिक कोलिजन को समझने का है, ना इनइलास्टिक कोलिजन को समझने का है। ये सब साइंटिफिक टर्म है। कोर्स आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन। करंटली हम उन बातों पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। क्या हुआ, कैसे हुआ, यही सब हमें समझना है। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई थी है तो कैसे होती है, हुई तो कैसे हुई, देखिए। और कैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब बातों को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन से। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपने एक मास को, मान लेते मास हल्का सा ही क्यों नहीं, पर आपने रखा है ऐसे, राइट? तो इसके पास क्या है? पोटेंशियल, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आपने इसे अर्थ की जो हाइट है उससे ऊपर रखा है, right? मान लेते हैं कुछ हाइट पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और जब ये वहां से फॉल करेगा, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? सारी की सारी एनर्जी इसकी कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनी? mg। mg क्या हो गया? मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास मान लेते हैं m है, और अर्थ की ग्रेविटी में काम करेगा, तो ये आपके पास हो गया mg। तो ये फोर्स हो गया। और h क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब समझिए टर्म को, ये हो गया फोर्स और ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको लिखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट? एनर्जी, यस, वर्क डन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपका हो गया, राइट ना? अब यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक ही रहता है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम अर्थ में बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये जो पूरी की पूरी एनर्जी है इसमें कन्वर्ट हो सकती है। यही कहता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? ये है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले आपको मैकेनिकल एनर्जी समझ में आया। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स जो बॉडी है के मोशन की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आएगी, तो मोशन की वजह से आएगी तो काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन की वजह से आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्टिकल फॉल का केस हम कह रहे हैं। अगर आप धनुष कमान कर लेंगे तो वहां पे किसी और तरीके से पोटेंशियल एनर्जी बनती है, आपको पता ही, ठीक है। कुलेर के केस में भी ऐसा ही कुछ होता है। वहां जो आप उसको टाइटली खींचते हो, टच आउट करते हो, की वजह से जो आता है, ठीक है। तो उस तरह से पोटेंशियल स्प्रिंग का केस है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के टर्म में होता है। पोटेंशियल एनर्जी भी बदलते हैं। तो वर्टिकल फॉल के केस में
हम इसको mgh ही लेते हैं। आई होप यू गेट दिस पॉइंट कि mgh कब होगा, जब वर्टिकल फॉल का केस होगा, जब अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ हो रहा होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो ग्रेविटेशनल होगा। ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे चलते हैं। तो हमने समझ लिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी जिसे मैं ई से बता रहा हूँ, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं टी से लिख रहा हूँ, ई की एनर्जी के लिए है, और पोटेंशियल एनर्जी को वी से लिख रहा हूँ, और ई एनर्जी के लिए। नोशन मैंने ऐसा इसलिए यूज किया ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम जो हुआ वो हुआ मैकेनिकल एनर्जी। तो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक एडिशनल पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोई भी एयर का रेजिस्टेंस हम नहीं मान रहे हैं। हवा आएगी, हवा से कुछ तो हिलेगा नहीं, पर हम उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आप मैकेनिकल एनर्जी को समझने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, जो ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं फोर्सेस, ठीक है। तो उसमें आपका टोटल एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के विद इन मूव कर रहे हैं, सिर्फ उसके फोर्स का एलोन मूव कर रहे हैं, तो आपका मैकेनिकल एनर्जी उस सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट माय पॉइंट। और साथ में ये ध्यान रखेंगे कि हम एयर रेजिस्टेंस प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, आल्दो करनी पड़ती है इन रियल सर्कमस्टेंस, इसका भी रोल होता है। तो आप तीसरी बात पे आते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, टोटल कैसे रहती है, तो इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए आप ये समझिए कि जब कोई बॉडी है ऊपर से नीचे आती है, तो यहाँ पे हमारे पास उसके पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों ही है। यहाँ पे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, तो यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारी सारी बातें हैं, सिमिलर सिनेरियो है कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे बैठी है, मैं मार्क कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैठा है, यहाँ से वो यहाँ पे आ रहा है, आप निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, उससे हाइट नहीं। अब ये केस इतना सिंपल है, लग रहा है आपको फिलहाल तो कर सकते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स केस में भी चले जाओ, आप क्या करोगे, बच्चा कहीं भी बैठा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सिर्फ इसकी हाइट को कंसिडर चेक करना है। तो ये मैंने आपको सिंपल आइडिया दिया है, सबसे टफ प्रॉब्लम हो, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशन का है, इसलिए आपको सिर्फ उसके पोजीशन पे ध्यान देना है, इनिशियल और फाइनल, और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। इस यही इंपॉर्टेंस है इस टर्म का, कंजर्वेटिव फोर्स की। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख के काम करेंगे आप, राइट। तो हम चलते हैं आगे, फिर प्रॉब्लम कर लेंगे आई होप। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये तो आपको ने देख ही लिया था। इस बार मैंने क्या करा है, मैं आपको जो सिंपल यूज कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, वाई यूज करा है मैंने हाइट के लिए, कभी मैं जेड यूज करूंगा, कभी मैं वाई यूज करूंगा, कभी मैं एक्स यूज करूंगा, मैं यूज कुछ भी कर सकता हूँ, बट नीड क्या है, डिफाइन करने की। और ई और टी और वी अब आपको पता ही है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, आपको पता ही है, आपका जो फ्लावर बास है ऊपर रखा हुआ है। अब तो यहाँ पे जो होगा ये इनिशियल पॉइंट होगा इसका, राइट ना। तो इनिशियल पॉइंट पे क्या होगा, सिर्फ मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जस्ट मैंने थ्रो करे तो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी आएगी इसमें। यही मैंने दिखाने की कोशिश करी है, प्लस जो सम होगा इसका, ये अभी भी सेम रहेगा। ये इनिशियल पॉइंट को मैंने समझाने की यहाँ से आपको, ये वाली कोशिश करी है। इनिशियल पॉइंट पे क्या सिनेरियो, ये है पोटेंशियल एनर्जी, डेट मार्क से दिखा है, और ये है काइनेटिक एनर्जी जो बहुत कम है, जस्ट अभी राइज होना शुरू, गेन होना शुरू होता है, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। दिखते हैं, अब चलाएंगे दूसरे में देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़े। अब बॉडी क्या हुई, फॉल किया, वहां फ्री फॉल हुआ उसका, यहाँ से यहाँ पे। अब जब फ्री फॉल हुआ, क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो गई, और ये कांस्टेंट ही कांस्टेंट मेंटेन। और क्या जाते हैं, बिल्कुल नीचे आ गए, देखो। तो आपने देख लिया किस तरह से वेरिएशन हो रहा था। तो आप इस पॉइंट पे आ गए, मतलब तो इस पॉइंट पे क्या कहानी है देखिए, आपका ये जीरो हो चुका है, हाइट खत्म हो चुकी है, राइट।
हाइट खत्म हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो गया, कोई बड़ी बात तो नहीं। और सारे का सारा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि ये हुई। दिस इज हाउ द एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन केस ऑफ फ्री फॉल। अब जो इनिशियल टोटल एनर्जी थी वो mgh थी, फाइनल टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। तो इस हाफ एम वी स्क्वायर को mgh के बराबर होना चाहिए, जैसा कि पहली लाइन में लिखा भी है ये टर्म। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी सेम रहे। यहाँ पे प्योरली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, और यहाँ पे ये पूरी पूरी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। यही बात हम यहाँ लिख रहे हैं। अब अगर ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे तो इसमें से ये m और ये m कैंसल आउट हो जाता है, और आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे, v। v आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी रूट ऑफ 2gh। ध्यान ये रखेंगे यहाँ मास गायब है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो मास इंडिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो वेलोसिटी मास इंडिपेंडेंट है। और ये तो हमने देख ही लिया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, गेन हो रहा था उस पर, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा था। ये कॉल के केस में तो ये दो सिनेरियो है, हमें पता है इनके बारे में, हम सब जानते ही हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को कर ही सकते हैं। आप करते हैं प्रॉब्लम को जरा। तो 1 किलोग्राम की बॉल है, 10 मीटर की हाइट पे है, वहां से गिरने है आप, स्पीड बताइए क्या हो। बहुत सिंपल केस है। फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया, तो फार्मूला यूज कर लीजिए, नहीं फार्मूला या तो सिंपल लॉजिक यूज कर लीजिए, जैसे मैंने आगे ऐसे कर लीजिए। आंसर आप निकाल सकते हैं, और आंसर आएगा 14.1। 14 भी आंसर चलेगा, क्योंकि 9.8 की जगह हमने 10 ले लिया है, तो ठीक है, लमसम 14 मीटर पर सेकंड का ही आंसर आने वाला है। केस बड़ा सिंपल है, चाहे फार्मूला यूज करिए लॉजिक यूज करिए, जो भी यूज करिए, पर एक चीज करिए, एक जो बेटर तरीका है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो क्लियर हो गया आपको। तो अब आपको समराइज कर देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एफ स्क्वायर के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है, mgh होता है, और जो टोटल होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ग्राफ से हमने समझ ही लिया था। ठीक है, एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि ये फॉर्मेशन किस तरीके से करता है, कि आपने जो v की वैल्यू देखी है ना, √2gh, हाँ, थोड़ी देर टाइम में जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम करेंगे तो आपको पता लगेगा वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फाउंडेशन डिसाइड करते हैं, कैसे ये फाउंडेशन ले डाउन करते हैं वर्टिकल या प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। ठीक है, तो ये हमारा समरी पार्ट था यहाँ पे, पर एक कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं, तो उनको आप थोड़ा सा दूर रखेंगे उनसे। एनर्जी कहीं लॉस्ट नहीं होती, ट्रांसफॉर्म हो रही है। बॉडी हैवियर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जरूर कोर्स गेन होगा तो बढ़ेगी, पर स्पीड जो है वो मास इंडिपेंडेंट होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्राउंड पे जाके जीरो होता है, पर अगर रेफरेंस अगर कोई पॉइंट है तो वहां पे भी आप उसको जीरो मान सकते हैं, तो आप जिस रेफरेंस में बात करेंगे उस रेफरेंस में आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे कोई चीज आ रही है, सेकंड फ्लोर पे जाके रुक जाती है, तो रेफरेंस लेवल सेकंड फ्लोर हो जाता है, हालांकि जमीन से 2 फ्लोर ऊपर है। इस पॉइंट को आप समझेंगे। तो ये है कुछ मिसकंसेप्शन जो आप गलती से पाल लेते हैं, उनको दूर रखेंगे। अब एक प्रॉब्लम जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाई थी, आपने सोचा एकदम से दिखा के स्किप कर दिया, दिखाया था आपको कि आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैंने प्रॉब्लम आपके सामने दे दी है। प्रॉब्लम को समझिए कि एक मास है आपके पास 2 किलोग्राम का, और 20 मीटर की हाइट पे वो इसको ड्रॉप आउट करे है 4 मीटर। 4 मीटर ये हो गया एकदम से। ठीक है, तो ये हाइट होगी आपकी कितनी, 16। ये तो क्लियर है। ठीक है ना, ये 20 है यहाँ पे, ये भी आपको पता है। तो अब सवाल ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है, आपको सब कुछ देखना होता है। मैकेनिकल एनर्जी आप देखेंगे तो आपको पता ही है, 20 × 10 इंटू क्या होता है, mgh, मास कितने हैं, तो फॉर्मूला क्या था, 2 × 20 × 10, सॉरी 10 कर दो, mgh आप लगाओगे 20, तो ये हो गया आपका 400। मुझे करने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने आपके लिए करा है, अदरवाइज आप सिंपल कर सकते थे। दूसरा कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, जब वो 4 मीटर फॉल कर गया, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे एच कितना है मुझे ये देखना पड़ेगा। एच आपका मतलब जमीन से कितना ऊपर है, कार गिरने से मतलब नहीं, जमीन से कितना ऊपर है, 16। तो 16 × 2, 32 × 10, 320। ओके, दिस टू आर करेक्ट। अब नीचे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 400 है इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 400 है, बताओ हो सकती नहीं हो सकती इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 400? ऑफ कोर्स आंसर इज नो, नहीं हो सकती। ये आपका गलत
ठीक है, अब ये कह रहे हैं 120 है, ये भी चेक कर लेते हैं। इसी पॉइंट पे बात कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी हम पहले निकाल चुके हैं, इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ये 80 आता है, ये 120 लिख रहे थे, ये भी गलत हो। तो यानी कि जो हमारे पास करेक्ट आंसर आए हैं ना, दो ही हैं। तो क्या है दो? सिनेरियो समझते हुए आप बताइए। तो वो है आपका, पोजीशन क्या है वहां पे, ए और बी, दो आपके करेक्ट आंसर। तो आपको जो हमने प्रॉब्लम बताया आपको समझ में आ गया होगा, और उस प्रॉब्लम के साथ आपने क्या करना था, कैसे डील करना था, वो भी समझाया। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, और आपको बता दूं, किसी फर्टिलिटी के लिए 50 जूल काफी है। तो आप आइडिया लगा लीजिए, 400 जूल है अगर, तो अगर कोई नीचे इसके के है तो वो ऊपर ही जाएगा, जमीन पे ही पड़ा रह जाएगा। तो कंसेप्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, ऐसे गलती ना करें। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। मैसेज भी है, पढ़ाई भी है, दोनों चीजों के साथ है। तो अब अगली बार हम क्या केस लेके आएंगे, आपको पहले मैंने बता दी कि वर्टिकल मोशन का केस करेंगे, जहाँ पे वर्टिकल बॉडी अप और डाउन जाएगी, पर 1D के केस होगा। ठीक है, तो इसी सब के साथ मैं खुद को विराम दे रहा हूँ यहाँ पे, और थैंक्स, मिलते हैं फिर से।